हेलो बच्चों, माई सेल्फ ऋषु गुप्ता और आज के इस लेक्चर में बच्चे क्लास 9 का एनएसओ का प्रीवियस ईयर पेपर 2019 टू 20 के बीच में जो पेपर हुआ था उसके सॉल्यूशन की डिस्कशन हम करने वाले हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। गाइडलाइन के लिए आपको मैं पहले बता दे रहा हूं कि 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं ओएमआर में जो आपके इंफॉर्मेशन उनको फिलअप करने के लिए। और 3 चीजें हैं यहां पे जानने को कि एक पेपर आपके 3 सेक्शन होते हैं, लॉजिक रीजनिंग में 10 क्वेश्चन होते हैं, साइंस के सेक्शन में आपके 35 क्वेश्चन होते हैं और एक अचीवर सेक्शन होता है जिसमें 5 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ये 10 और ये 35 क्वेश्चन आपके पास एक नंबर के होते हैं और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, जबकि अचीवर सेक्शन में बच्चे हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। इस चीज का काफी ध्यान रखना। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, सर आप क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जब भी करेक्ट आंसर ले ओएमआर में सही से फिलिंग जरूर करें। राइट तो चलो बच्चे 2019 टू 20 के बीच के प्रीवियस ईयर का हम डिस्कशन करते हैं, जिसमें जो सबसे सेक्शन ए में जो पार्ट आता है उसमें पहला क्वेश्चन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg इज इनिशियली एट रेस्ट। यानी सर अगर मैं यहां पे बात करूं तो क्वेश्चन एक बार मैं समझा देता हूं कि 2 kg का मेरे पास एक पार्टिकल है जो इनिशियली किस पे है सर? रेस्ट पे है, t इक्वल टू 0 पर। फिर कह रहा फोर्स एक्ट ऑन इट्स हुज मैग्नीट्यूड चेंज विद टाइम। यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिया है जिसमें आप देख रहे हो पहले फोर्स सर बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। यानी इस पे जो फोर्स लग रहा है ना बच्चे, वो फोर्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, उसमें कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर 10 सेकेंड। तो सर जब ये आगे पार्टिकल जाएगी और टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड में इसकी जो स्पीड है वो कितनी होगी, वो मुझे पता करना है। अब कैसे पता करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, इसके बारे में एक बार समझते हैं। तो ये बच्चे मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर कर्व ऑफ एफ वर्सेस टी ग्राफ आपको देता है चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो अगर t इक्वल टू 0 पे इनिशियली मोमेंटम आप इसका देखेंगे तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है ऑब्जेक्ट का मास इनटू वेलोसिटी, जो कि इनिशियली है 0। जबकि अगर मैं फाइनली मोमेंटम देखूं इसका 10 सेकेंड में तो ऑब्जेक्ट का मास है 2 और इसकी वेलोसिटी है v, यानी फाइनली मोमेंटम हो जाएगा 2v। तो चेंज इन मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो चेंज इन मोमेंटम होगा v फाइनल माइनस p इनिशियल, यानी 2v होगा। और चेंज इन मोमेंटम है क्या सर? एरिया अंडर द कर्व है। अब एरिया कैसे निकालूं सर? अगर ये एरिया देखूं तो ये एरिया कितना है सर? ये एरिया A1 ले लेता हूं। A1 एरिया हो जाएगा ट्रायंगल का, ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस है 2 और हाइट कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा एरिया सर? 10 हो जाएगा। उसके बाद ये एरिया अगर मैं देखूं, इसको A2 बोल देता हूं। ये A2 एरिया सर रेक्टेंगल है, ये 2 है, हाइट 10 है, तो 2 इंटू 10 हो जाएगा। उसके बाद सर ये वाला एरिया देखना, ये एरिया कैसा है सर? ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का एरिया अगर आप देखें A3 मान लेता हूं, A3, तो ये कितना हो जाएगा सर? हाफ इनटू पैरेलल साइड का सम, तो पैरेलल साइड एक 10 है और एक पैरेलल साइड 20 है, तो 10 प्लस 20 इनटू सर बेस में जो इनके पास डिस्टेंस है, यह डिस्टेंस कितना है 4 to 6 यानी 2 है। ये A3 कितना आ जाएगा बच्चे? A3 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 30। इसी तरह से बच्चे ये A4 अगर मैं देखूं ये वाला एरिया, तो ये एरिया कितना हो जाएगा सर? ट्रायंगल है, ट्रायंगल का बेस कितना है सर? 4, हाइट कितना है 20, तो सर हाफ बेस इंटू हाइट, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40। तो टोटल एरिया अगर मैं देखूं तो टोटल एरिया A1 हो जाएगा 10 प्लस A2 कितना हो जाएगा सर 20 प्लस A3 कितना हो जाएगा सर 30 प्लस A4 कितना हो जाएगा सर 40, कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2v। तो v की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 100 डिवाइड बाई 2 यानी 50 मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन डी मेरे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। बोलो क्या ये कॉन्सेप्ट, बस एक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि सर फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व मुझे चेंज इन मोमेंटम देता है।
ठीक है, चलो इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का ही है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 कह रहा है इट इज डिफिकल्ट टू ड्राइव अ व्हीकल एट हाई स्पीड ऑन रेनी डे। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सर हाई स्पीड पे जब रेनी डे होता है तो जो रोड है सर, रोड का जो रफनेस है वो कम हो जाता है। अब रफनेस कम हो जाता है बच्चे, यानी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी तो आपको जो कार मूवमेंट आगे कर रहा था, आगे किस वजह से कर रहा होता है सर, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। फ्रिक्शन फोर्स ही तो है सर जो उसको आगे मूव करा रहा है सर, वो वैल्यू कम हो जाती है तो डिफिकल्ट होता है सर, यानी ये तो स्टेटमेंट ट्रू है। सेकेंड इसमें फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द सरफेस, ये भी बच्चे ट्रू है। एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या सीन चलता है। समझना बच्चे, अगर मैं ये कहूं कि ये मेरे पास एक सरफेस है, क्या है बच्चे, एक सरफेस है, और ये सरफेस कैसा है, रफ है, और ये मान लो मेरे पास क्या है बच्चे, एक कार है। इस कार को बच्चे आगे कौन ले जा रहा है, आप कार का जब इंजन घूमता है तो ये टायर इस डायरेक्शन में रोटेट करता है, जिसके वजह से बच्चे इस पे फ्रिक्शन कहां पे लगता है, इस कार पे फ्रिक्शन लगता है आगे की तरफ। अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ना बच्चे, ये फ्रिक्शन फोर्स दो चीज पे डिपेंड करती है। कौन कौन से दो चीज होते हैं, ये फ्रिक्शन डिपेंड करता है, एक तो रफनेस ऑफ सरफेस और एक डिपेंड करता है बच्चे नॉर्मल फोर्स पर। किस पे, नॉर्मल फोर्स, यानी ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे कितना डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है, कितना नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। जैसे मैं आपसे एक बहुत सिंपल सा बात करता हूं, मेरे पास हाथ का, आपके पास दिख रहा होगा कि सर कुछ एरिया है, मेरा ये दूसरा हाथ जो कि रफ है, अगर मैं इसमें कहूं कि सर अगर मैं अपना हाथ आगे ले जाने की कोशिश करता हूं तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगेगा, बोलो बात सही है। बट अगर मैं बच्चे नॉर्मल फोर्स बढ़ा दूं, यानी अपवर्ड वाला फोर्स ये ज्यादा कर दूं, अब इसको आगे ले जाने की कोशिश करूं, अब मुझे दिक्कत होगा। क्या एरिया चेंज किया था, नहीं यार, मैंने क्या चेंज किया था सर, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी बच्चे बढ़ने लगेगी। तो फ्रिक्शन दो चीज पे डिपेंड होता है, एक तो रफनेस पर और एक नॉर्मल फोर्स पे। तो स्टेटमेंट 1 भी सही है, क्योंकि सर रेनी डे में मेरे पास उसका रफनेस कम होता है, यानी फ्रिक्शन कम होगा, यानी डिफिकल्ट होगा ड्राइव करना। सेकंड सर फ्रिक्शन इंडिपेंडेंट होता है, ये भी ट्रू है। तो मेरे पास बच्चे यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मगर ये दोनों एक दूसरे का कुछ भी, क्योंकि ये रफनेस पे डिपेंड कर रहा है और ये एरिया की बात कर रहा है, तो डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे पे स्टेटमेंट्स। क्लियर है, चलो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रेविटेशन का बोल रहा है बच्चे। ग्रेविटेशन का क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सीट ऑफ मास 20 ग्राम इज केप्ट एंड फ्लोटिंग हॉरिजॉन्टली, यानी कह रहा है कि एक बार मैं दिखा देता हूं, यहां पे एक 20 ग्राम का एक सीट है जो कि हॉरिजॉन्टल में फ्लोट कर रहा है। क्या कर रहा है सर, हॉरिजॉन्टल में फ्लोट कर रहा है, यानी रेस्ट पर है। रेस्ट पे है तो सर इसका एक्सेलरेशन 0 होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा तो सर इस पे लगने वाला नेट फोर्स होता है सर मास इंटू एक्सेलरेशन, वो भी 0 होगा। बात बिल्कुल सही है। बट आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा है कि सर ग्राउंड फ्रॉम डिफरेंट हाइट, वन बॉल इज ड्रॉप टू, सॉरी ये दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एयर फायरिंग बुलेट फायर कर रहा है, ईच बुलेट हैज मास 5 ग्राम, एक बुलेट का मास 5 ग्राम है, विद सेम वेलोसिटी, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10 बुलेट पर सेकेंड, एंड द बुलेट रिबाउंड विद द सेम स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन, द वेलोसिटी ऑफ ईच बुलेट की वेलोसिटी पूछ रहा है। क्या कह रहा है सर, 20 ग्राम के मेरे पास एक प्लेट है जो कहां पे फ्लोट कर रही है, एयर में। कैसे कर रही है सर, मैं 10 बुलेट पर सेकेंड, 10 बुलेट पर सेकेंड से एक v वेलोसिटी से 5 ग्राम का बुलेट इस पे फेंक रहा हूं, जो इससे वापस टकरा के सर उतने ही स्पीड से वापस जा रही है, यानी v स्पीड से जा रही होगी तो v स्पीड से वापस आ रही होगी, है ना। तो बच्चे कह रहा है कि ये स्पीड कितनी हो ताकि ये फ्लोट करता रहे। अब समझना सर, फ्लोट कर रहा है यानी मैं ये कह सकता हूं ये जो सीट है ना बच्चे, इस सीट पे नेट फोर्स होना चाहिए 0, ये तो समझ में आ ही रहा है। अब नेट फोर्स कितना होगा सर, इसका मास mg एक फोर्स नीचे लग रहा होगा, mg की वैल्यू कितनी होगी सर, 20 ग्राम है, उसको 1000 से डिवाइड करेंगे kg में, और g की वैल्यू होती है 10, इतना न्यूटन। और जब बच्चे बुलेट इससे टकरा रही होगी तो इस पे बुलेट यानी f जो बुलेट के वजह से लग रहा है वो ऊपर लग रहा होगा। अब नेट फोर्स 0 होने का मतलब आप क्या कह रहे हो सर, बुलेट के वजह से जो फोर्स लग रहा है वो कितना होगा, 20 डिवाइड बाई 1000 इंटू 10, mg के बराबर होना चाहिए। चलो ये बात तो समझ में आई। अब बात ये है कि सर जब बुलेट टकरा रही है तो बुलेट फिर रिबाउंड होके नीचे भी आ रही है,
है ना, और कितने ऐसे 10 बुलेट टकरा रहे हैं 1 सेकंड में। तो सर जितना बुलेट ने इस प्लेट पे फोर्स लगाया है, ये प्लेट भी बुलेट पे उतना ही फोर्स लगाएगी, है ना। तो अब क्या कह रहा है बच्चे कि मैं 1 सेकंड की बात कर रहा हूं, फॉर 1 सेकंड, 1 सेकंड में बच्चे कितने बुलेट ऊपर की ओर जा रहे हैं। सर ऐसे मेरे पास 10 बुलेट ऊपर की ओर जा रहे हैं, राइट, 10 बुलेट, हर एक बुलेट का वेलोसिटी v है। तो अगर मैं t इक्वल टू जस्ट टकराने से पहले इनिशियली बात करूं तो यहां पे इनिशियल मोमेंटम पूरे सिस्टम का क्या होगा, p इनिशियल। सर एक बुलेट का मास है कितना, 5 ग्राम, तो सर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास है 5 ग्राम, केजी में चेंज करूंगा, 1000 से मल्टीप्लाई किया, वेलोसिटी v ऊपर है इसलिए प्लस कर दिया। और ऐसे 10 बुलेट है बच्चे, तो मल्टीप्लाई बाई 10 कर दूं, बोलो। और इसके बाद बच्चे फाइनल क्या हो रहा है, फाइनल सिचुएशन में 1 सेकंड के बाद ये सारे बुलेट बैकवर्ड भी जा रहे होंगे, यानी सर ऐसे कितने 10 बुलेट है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं सर v वेलोसिटी से। तो p फाइनल कितना होगा, सर p फाइनल होगा, एक बुलेट का मोमेंटम निकाल लेता हूं। अच्छा मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी इसलिए बैकवर्ड होगा, तो यानी डाउनवर्ड होगा, यानी नेगेटिव, नेगेटिव मास कितना है 5 ग्राम, यानी 5 डिवाइड बाई 1000 इंटू वेलोसिटी v है, और 10 बुलेट है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पे देखना चेंज इन मोमेंटम लिखता हूं बच्चे, चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा सर, p फाइनल माइनस P इनिशियल, P फाइनल माइनस P इनिशियल कितना होगा सर, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा P फाइनल है -10 इंटू 5 डिवाइड बाई 1000 इंटू V, माइनस P इनिशियल कितना है, प्लस का है, कितना है 10 इंटू 5 V अपॉन 1000, कितना हो जाएगा सर -2 इंटू 10 इंटू 5 V डिवाइडेड बाई 1000। बोलो बात बिल्कुल सही है, डेल्टा पी निकल आया। अब सर इस बुलेट पे जो फोर्स लग रहा होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में वो क्या होगा सर, आपको एक चीज पता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, किससे, सेकंड लॉ से ऑफ मोशन से आपको पता है कि किसी ऑब्जेक्ट में लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स होता है उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, यानी डेल्टा पी बाई डेल्टा टी के। अब यहाँ पे बच्चे जो बुलेट पे फोर्स लग रहा है वो कितना लगेगा सर, बुलेट में रेट चेंज ऑफ मोमेंटम जो कि कितना है सर, वो है 2 टाइम्स इंटू 10 इंटू 5 V डिवाइड बाई 1000, ठीक है, डिवाइडेड बाई सर टाइम डेल्टा टी। हम कितने टाइम पीरियड की बात कर रहे थे सर, 1 सेकेंड के लिए बात कर रहे थे, तो टाइम इंटरवल 1 सेकेंड है, डिवाइडेड बाई 1, ये वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे, देखना इससे ये कटा 5 दूनी 10 और ये कटा, ये कितना हो गया सर V बाई 10 आ गया फोर्स। और सर बुलेट पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना है 20 बाई 1000 इंटू 10 है, तो FB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, FB की वैल्यू आ जाएगी V बाई 10 जो कि इक्वल है 20 डिवाइड बाई 1000 इंटू 10 के। तो 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बच्चे 2 मीटर पर सेकेंड की बुलेट की वेलोसिटी होनी चाहिए, यानी बच्चे आंसर मेरा ऑप्शन ए आ जाएगा। बोलो ये बात क्वेश्चन क्लियर है। चलो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है बच्चे ग्रेविटेशन पे, ग्रेविटेशन पे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 बॉल आर ड्रॉप टू ग्राउंड फ्रॉम डिफरेंट हाइट, 2 बॉल हैं उनको डिफरेंट हाइट पे छोड़ा गया है। सर एक बॉल ए है उसको H1 से छोड़ा जा रहा है, एक बॉल बी है जिसको H2 से छोड़ा जा रहा है, ठीक है। कह रहा है 1 बॉल इज ड्रॉप 2 सेकेंड आफ्टर बट द अनदर बट दे बोथ स्ट्राइक द ग्राउंड एट सेम टाइम, यानी सर ए और बी को डिफरेंट हाइट से छोड़ रहा है। अच्छा सर अगर मैं साथ में छोड़ता तो बी पहले जाता, ए बाद में मूव करता, बट ये कह रहा है 2 सेकेंड बाद में, यानी अगर इसे t इक्वल टू 0 पे मैं मूव कराया हूं, इनिशियली तो रेस्ट पे ही होगा, ये t इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या कर रहा है बच्चे, हटा रहा हूं। तो सर ये सॉरी ये 2 इक्वल टू 2 सेकेंड पे नहीं होगा, ये t इक्वल टू 0 पे अगर छोड़ रहा हूं तो इसे t इक्वल टू 2 सेकेंड पर मैं छोड़ रहा हूं। और ये दोनों बच्चे जब नीचे जा रहे हैं, नीचे ग्राउंड पे जा रहे हैं, तो सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं। बोलो बात सही है, सेम टाइम पे ग्राउंड पे पहुंच रहे हैं। अब एक क्वेश्चन और देखना क्या कह रहा है बाद में कि द फर्स्ट बॉल टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, द डिफरेंस इन इनिशियल हाइट्स, ठीक है। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर अगर
इस पहले बॉल को जब मैं छोड़ा तो सर इसे यहां से यहां जाने में टाइम कितना लग रहा है? टाइम सर 5 सेकेंड लग रहा है। तो सर इनके बीच में ये जो हाइट में डिफरेंस है डेल्टा एच, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो क्वेश्चन शायद आपको समझ में आ चुका होगा। यानी आप एक चीज ध्यान से देखना, सर अगर आप ये कह रहे हो कि इसे 5 सेकंड में यहां से यहां पे जा रहा है, तो देखना t इक्वल टू 0 पे छोड़ा, ये 5 सेकंड में यहां पे आया, तो सर इसे यहां से यहां पहुंचने में टाइम कितना लगेगा? सर 3 सेकंड लगेगा कि नहीं? क्योंकि 2 सेकंड के बाद इसे छोड़ रहा हूं, तो यहां से यहां जाने में इसे 5 सेकंड लगा, तो ये भी 5 सेकंड में ही यहां पहुंचेगा। सर टाइम तो सेम टाइम में पहुंच रहा है ना, तो 2 सेकंड बाद छोड़े तो 3 सेकंड में ये पहुंचेगा कि नहीं? यानी सर इसे यहां से यहां पहुंचने में 5 सेकंड लगा, इसे यहां से यहां पहुंचने में 3 सेकंड लगा। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन डाउनवर्ड g है। तो फॉर बॉल ए के लिए एक बार लिखता हूं, फॉर बॉल ए के लिए अगर मैं देखूं तो ये हाइट h1 जा रहा है, टाइम इंटरवल 5 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है। तो एक फॉर्मूला लिख सकता हूं, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखना डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? सर h1, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ, एक्सेलरेशन है g, टाइम कितना लगा? सर 5 स्क्वायर। इसी तरह फॉर बॉल बी के लिए मैं देख लेता हूं। बॉल बी के लिए अगर आप देखोगे तो हाइट कितना ट्रेवल किया? सर h2, इनिशियल वेलोसिटी इसकी भी 0 थी, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन g था, टाइम कितना इंटरवल कितना लगा? सर 3 सेकंड में ये पहुंचा, तो सर ये हो जाएगा 3 स्क्वायर। मुझे निकालना क्या है? सर डेल्टा एच। डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? सर h1 माइनस h2। h1 की वैल्यू कितनी है? सर हाफ g 5 स्क्वायर, माइनस h2 की वैल्यू कितनी है? हाफ g 3 स्क्वायर। इसको सॉल्व करना, सर हाफ इंटू जी की वैल्यू सर 10 ले लेता हूं, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, कितना हो जाएगा? हाफ इंटू 10 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी कितना हो जाएगा? सर 5 प्लस 3 8, और a माइनस बी कितना हो जाएगा? सर 2 से 2 चला जाएगा, तो ये क्या 80 मीटर आंसर आएगा। तो आंसर देख लेना 80 मीटर आ रहा है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मोशन अंडर द ग्रेविटी की बात है, और ये इक्वेशन आपको पता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। बस उतनी से एक बात सी करनी है। बोलो क्लियर है ये क्वेश्चन? चलो अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेविटेशन पे ही है। क्या है समझना, दो स्टेटमेंट है, पहले एक बार स्टेटमेंट 1 रीड करते हैं। एन ऑब्जेक्ट थ्रो वर्टिकली अप विद अ वेलोसिटी u reach height h after t second, at time 2t second its velocity become 0। क्या कह रहा है? एक ऑब्जेक्ट को मैंने फेंका है, यहां पे एक बार डायग्राम बना लेता हूं। एन ऑब्जेक्ट थ्रो वर्टिकली विद वेलोसिटी u रीच द मैक्सिमम हाइट h। सर इसको मैं अगर इनिशियल वेलोसिटी u से फेंक रहा हूं, ठीक है, तो ये मैक्सिमम हाइट कहां जा रहा है? सर मैक्सिमम हाइट h तक जा रहा है, और उसे पहुंचने के लिए टाइम कितना लग रहा है? सर ये अगर t इक्वल टू 0 पर है तो यहां पे टाइम लग रहा है कैपिटल T तक। एट टाइम 2t सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0। तो यार ये तो वैसे ही गलत है, क्योंकि मुझे एक चीज पता है कि सर ऊपर जाने में जितना इस बॉल को टाइम लगा, सर नीचे जाने में भी उस बॉल को जो टाइम लगेगा उतना ही लगेगा, और बॉल नीचे जाएगी सेम स्पीड से आएगी। समझ रहे हो? तो बच्चे ये t इक्वल टू 0 था, मैक्सिमम हाइट t इक्वल टू कैपिटल T पे पहुंचा, जब यहां पहुंचेगा तो टाइम कितना हो जाएगा? सर 2t, जिस समय पे इसकी जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी u के बराबर होगी, बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये तो स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गया, है ना। सेकंड स्टेटमेंट देखना, एन ऑब्जेक्ट थ्रो वर्टिकली अप विद वेलोसिटी कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन विद सेम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बट इन अपोजिट। सही बात है सर, अगर ये यहां से जाके सेम लेवल पे पहुंचेगी तो सर यहां पे मेरे पास दोनों की स्पीड सेम होगी, हाँ डायरेक्शन अपोजिट होगा। समझ में आया? तो ये मेरे पास ट्रू स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन डी मेरे पास करेक्ट है, आंसर है, राइट। चलो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि इफ अ मैन वेट 90 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, देन द हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस आर वेयर इट्स वेट इज 30 न्यूटन। क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार समझाने से पहले एक छोटा सा आइडिया दे देता हूं। छोटा सा आइडिया क्या है सर, ये मेरे पास कोई प्लैनेट है, क्या है सर, एक प्लैनेट है, और इस प्लैनेट का मास m है, रेडियस है कैपिटल R, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूं कि सर अगर कोई h हाइट पे, कितने हाइट पे सर, h हाइट पे
m मास का कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है स्मॉल m और ये रेडियस है बच्चे कितना, ये कैपिटल R है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी सर कैपिटल R। ठीक है, तो अब यहां पे देखना बच्चे, इसका जो वेट है, ये जो वेट होगा भाई इस डायरेक्शन में, मान लो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है g डैश, तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट होता है सर ऑब्जेक्ट का मास और वहां पे लगने वाला ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। और g डैश की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, वो होती है सर g कैपिटल M अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, यानी सर इस ऑब्जेक्ट से प्लैनेट के सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस r प्लस h। ये चीज क्लियर है। नाउ अब ध्यान से देखना सर, यहां पे मेरे पास ये अर्थ है, ठीक है सर, इसका रेडियस r है, मास m है, एक m मास का ऑब्जेक्ट है जो सर इसके सरफेस पे रखा है। अच्छा, इसके सरफेस पे रखा है तो इसका वेट कितना है सर, इसका एक बार देख लेते हैं। g की वैल्यू कितनी आ जाएगी, g कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर, क्योंकि सर सेंटर और इसके बीच में केवल डिस्टेंस आ रहा है, h तो 0 है तो केवल r स्क्वायर हो गया। तो इसका वेट, इस पॉइंट पे वेट क्या कह रहा है, वेट कह रहा है इसका 90 न्यूटन है। और ये वेट कितना होगा, ऑब्जेक्ट का मास इनटू इसका ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, जो कि होगा gm अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। अब ये कह रहे हैं सर कितने हाइट पे रखूं, क्या कह रहा है सर, कितने हाइट पे इस m मास के ऑब्जेक्ट को रखूं ताकि इस पर जो मान लो ग्रेविटेशन हो गया g डैश, जिसकी वैल्यू क्या हो गई सर gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। तो यहां पे अगर मैं वेट देखूं इस बॉल का, तो वेट क्या कह रहा है 30 न्यूटन हो जाए। और वेट कितना होगा सर, वेट होगा इसका स्मॉल m इंटू इस पॉइंट पर जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है। बोलो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कितना होगा, g कैपिटल M अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। बोलो बात बिल्कुल सही है। अब ये h की वैल्यू पूछ रहा है, h की वैल्यू निकालने के लिए क्या करता हूं सर, कुछ मत करो, ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 30 डिवाइड बाई 90 इज इक्वल टू, सर m से देखना m कट जाएगा, gm से gm कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 बाई r स्क्वायर। ठीक है, तो ये 0 से 0 गया, ये 1/3 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 r स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। यानी कह सकता हूं सर √3r इज इक्वल टू r प्लस h होगा, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी √3 माइनस 1 इंटू r, और √3 की वैल्यू आप याद करो तो ये होती थी 1.73 माइनस 1 इंटू r, h की वैल्यू हो जाएगी, तो h की वैल्यू कितनी आ रही है, h की वैल्यू 0.73 r हो जाएगी, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। बस आपको ये चीज ध्यान रखना है कि सर किसी ऑब्जेक्ट का वेट होता है मास इंटू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, और किसी h हाइट पे ऑब्जेक्ट का जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है वो होगा gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, जहां g यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, m मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ प्लैनेट है, r प्लैनेट का रेडियस है h, सर उस पॉइंट का हाइट है फ्रॉम द सरफेस। बस इतना सा अगर पता है तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, ये भी खैर ग्रेविटेशन का ही है, ठीक है, जिसमें आपको याद होगा थ्रस्ट फोर्स के बारे में बात कर रहा है। क्या कह रहा है सर, एक हॉलो स्फीयर है, कैसा स्फीयर, हॉलो स्फीयर है, जिसका रेडियस सर r है, और वो जो हॉलो स्फीयर है उसकी थिकनेस t है, कितनी है, t है, मेड ऑफ मेटल जिसकी डेंसिटी रो है। द स्फीयर विल फ्लोट इन वाटर इफ, वाटर की डेंसिटी में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ले रहा हूं। अब देखना यहां पे सर वाटर की डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना सर। इसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है सर, रो दे रखी है, थिकनेस t है, रेडियस r है। तो यहां पे देखना सर एक बार इसका ना मास निकाल लेते हैं। इसका जो मास होगा वो क्या होगा सर, मास होगा डेंसिटी इनटू सर वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। बच्चे पूरा नहीं, मटेरियल का मेरे पास क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, यानी ये जो वॉल्यूम है, समझ में आ रहा है। अब सर डेंसिटी तो मुझे पता है रो है, अब इसका वॉल्यूम कैसे निकालूंगा,
तो देखना बच्चे, अगर मैं इसके सरफेस एरिया की बात करूं, किसकी सर, सरफेस एरिया की, तो सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। भाई एक पूरा स्फेयर है ना, स्फेयर है तो सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और सरफेस एरिया और थिकनेस टी है, तो सर जो सरफेस एरिया है मल्टीप्लाई बाई टी कर दूं तो सर वॉल्यूम निकल आएगा। वॉल्यूम क्या होगा, सरफेस एरिया इनटू थिकनेस। तो सर इसका मास कितना हो जाएगा इस मटेरियल का, रो सरफेस एरिया है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर और थिकनेस है टी। तो वेट कितना होगा बच्चे इसका अगर मैं वेट देखूं, वेट वो कितना हो जाएगा सर, mg वो कितना हो जाएगा, रो 4 पाई आर स्क्वायर टी इंटू जी, है कि नहीं। अब आपको एक चीज और पता है सर, फॉर फ्लोटेशन के लिए कंडीशन क्या होती है आप समझना। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप कभी भी किसी लिक्विड जिसकी डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी रो एल मान लेता हूं, और इसके अंदर बच्चे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना मान लूं, वॉल्यूम आप मान लो v है। तो अगर मैं यहां पे देखो ना बच्चे, तो इस पे जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा वो तो mg लगेगा इसका खुद का, और इस पे एक थ्रस्ट फोर्स लगता है जो कि किसके वजह से लगता है सर, लिक्विड के वजह से लगता है। वो होता कितना है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी इंटू वॉल्यूम विच इज इनसाइड, है ना। अब फ्लोटेशन फॉर फ्लोटिंग करने के लिए सर, फ्लोटिंग करने के लिए अगर mg ज्यादा हुआ तो सर नीचे आ जाएगा, फ्लोट करने के लिए थ्रस्ट फोर्स को ज्यादा होना पड़ेगा, यानी आप क्या कहते हो, F थ्रस्ट फोर्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके होना चाहिए सर, mg के होना चाहिए, तभी ये फ्लोट कर सकता है, अदरवाइज कर ही नहीं सकता, है ना। वही कंडीशन यहां पे लगा रहा हूं सर। अभी आप अगर यहां पे देखना तो सर जो थ्रस्ट फोर्स है, अगर मैं देखूं तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप बनाने की कोशिश भी करोगे ना बच्चे, तो एक तो आप कहोगे कि सर ये जो मेरे पास है ना, इस पे ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा mg और इस पे एक थ्रस्ट फोर्स लगेगा। अच्छा, mg की वैल्यू आप निकाल चुके हो, कितनी आ रही है, रो 4 पाई आर स्क्वायर टी, है ना। और थ्रस्ट फोर्स क्या होता है, लिक्विड की डेंसिटी, यानी सर डेंसिटी ऑफ लिक्विड यानी वाटर है इंटू जी और वॉल्यूम विच इज इनसाइड, यानी सर अब वॉल्यूम में मटेरियल का नहीं ले रहा हूं, पूरे स्फेरिकल का ले रहा हूं। स्फेरिकल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो सर आपको पता है कि F थ्रस्ट अगर मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ ऑब्जेक्ट के वेट से, तो ये फ्लोट करेगा, है ना। फॉर फ्लोटिंग ये F थ्रस्ट कितना हो गया, डेंसिटी ऑफ वाटर G 4/3 पाई आर क्यूब शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू mg। mg कितना है, रो 4 पाई आर स्क्वायर टी इंटू जी। सर जी से जी काट देता हूं, 4 पाई से 4 पाई काट देता हूं, एक आर स्क्वायर से आर क्यू स्क्वायर निकाल देता हूं, तो डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई 3 इंटू आर शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू रो इंटू टी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रो की वैल्यू 1 है, तो रो इंटू टी शुड बी लेस देन आर इक्वल टू r/3, तो t लेस देन, यानी इसका वैल्यू 1, यानी r/3 शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू रो टी, यानी t की वैल्यू शुड बी लेस देन आर इक्वल टू होना चाहिए 3 रो बाई आर के। अगर ये चीज आपका क्लियर है तो सारी चीजें निकल जाएंगी। तो आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल सही आ रहा है, r/3 रो से लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए थिकनेस ऑफ दिस मटेरियल। तो अगर ये कंडीशन आपको केवल पता है बच्चे, तो ये आप पूरा आसानी से काम कर सकते हैं, बोलो एग्री। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे साउंड का, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, कह रहा है व्हेन अ साउंड इज प्रोड्यूस in an airplane moving with velocity of 200 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टली। यानी क्या कह रहा है कि सर मेरे पास एक एरोप्लेन है,
ठीक है, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है सर, 200 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है। Its echo is heard after 10√5 seconds. If velocity of sound is 300 meter per second, then the elevation of aircraft is. तो एयरक्राफ्ट का एलिवेशन कितना होगा, ये मुझसे पूछा जा रहा है। तो मान लेता हूं कि सर ये अर्थ है सरफेस और इसका एलिवेशन है h, ये h की वैल्यू निकाल रहा है और साउंड वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना दे रखा है सर, ये दे रखा है 300 मीटर पर सेकेंड। और ये कह रहा है कि सर जो एको है इस प्लेन का वो कितना सुनाई दे रहा है, 10√5 सेकेंड। कितना, 10√5 सेकेंड। अब कैसे सुनाई दे रहा होगा ये समझना। सर देखना, अगर मैं यहां से आपको चिल्लाने की बात करूं तो इट्स echo heard after 10√5 सेकेंड इफ वेलोसिटी ऑफ साउंड एयर। तो ये देखना कुछ टाइम के बाद मान लेता हूं सर ये एरोप्लेन यहां पे पहुंच जाएगी। बोलो यस और नो। और जब ये प्लेन बच्चे मैं कह देता हूं कि यहां तक पहुंची तो उसे क्या सुनाई दिया, एको सुनाई दिया, एको सुनाई दिया। यानी अगर ये t=0 टाइम है तो ये टाइम कितना हो जाएगा, 10√5 सेकेंड। यस और नो। अब अगर एको सुनाई दिया है तो सर यहां से जो मैं आवाज प्रोड्यूस किया वो 300 से है तो वापस ठीक है। इस ऑब्जर्व में मान लो यहाँ पे मैंने क्लैपिंग की तो एक आवाज तो जस्ट यहाँ पे सुनाई दिया होगा, एक आवाज बच्चे आपको ऐसे भी सुनाई दिया होगा जो साउंड वेव यहाँ से टकरा के रिफ्लेक्ट होके फिर यहाँ पे आया होगा, समझ रहे हो। तो जब मान लो मैं पैसेंजर हूं, मैं क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं पैसेंजर हूं, मैंने क्लैपिंग किया, एक बार क्लैपिंग किया मुझे एक आवाज सुनाई दिया, फिर मैं सर यहां से यहां पे पहुंचा तो सर साउंड यहां से चलते हुए यहां तक पहुंची है ना, तो फिर मेरे पास क्या होगा, दोबारा भी साउंड आया होगा और वो आया होगा तो दोबारा सेम साउंड सुना, इसी को तो एको कहते हैं। और यहां से यहां टाइम कितना लग रहा है, 10√5। तो यहां पे देखना सर अगर मैं ये हाइट h बोल लूं, ठीक है, तो आपको एक चीज पता होगा सर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या कहता है कि सर अगर मेरे पास कोई सरफेस से साउंड आ रहा है तो जिस एंगल पे आएगा उस एंगल में साउंड भी फिर वापस उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट भी होगा, है ना। तो अब एक बार देख लेते हैं कि कहानी क्या है। सर अगर ये यहां से यहां तक पहुंच के एको सुन रहा है, टाइम लग रहा है इसको इतना सेकंड, यानी सर आप देखना इसे यहां से इस साउंड को यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, 10√5 डिवाइडेड बाई 2। सर अगर 10√5 में ये यहां से यहां साउंड पहुंच रहा है तो यहां से यहां साउंड पहुंचने में कितना लगेगा सर, 10√5/2 यानी 5√5 सेकेंड। यानी अगर ये डिस्टेंस मैं अगर आपसे पूछूं तो ये डिस्टेंस आप कितना बताओगे, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस सर साउंड किस स्पीड से चल रही थी, सर साउंड की स्पीड थी 300। तो आपको एक फॉर्मूला पता है सर, डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, तो 300 इंटू टी, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर, साउंड ऑफ स्पीड इंटू टाइम कितना है, टी कितना हो जाएगा 300 इंटू 5√5। और देखना बच्चे अगर ये बात करूं तो ये टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, सर एरोप्लेन जा रहा था 200 से, टाइम कितना लगा 10√5, तो ये डिस्टेंस कितना होगा सर, ये डिस्टेंस होगा 10√5 इंटू टाइम इंटू वेलोसिटी 200। यानी सर अगर मैं आधे की केवल बात करूं, किसकी, आधे की बात करूं, ये आपको सही से दिखाई नहीं देगा, ये वाली डिस्टेंस की बात करूं बच्चे, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सर, इसकी आधी यानी 5√5 इंटू 200। बोलो क्लियर है। अब यहां पे आपको एक चीज दिख रहा है सर, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है,
बनता हुआ नजर आ रहा है, ये वैल्यू है h। ये हाइट कितनी है, ये हाइट है 300 इंटू 5√5, बोलो सही है। और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 200 इंटू 5√5। तो h की वैल्यू कैसे निकालोगे सर, हाइपोटेनियस, भाई राइट एंगल ट्रायंगल का फंडामेंटल चीज तो पढ़े ही है। तो सर जो h की वैल्यू होगी वो आएगी अंडर रूट हाइपोटेनियस स्क्वायर, यानी हो जाएगा सर 300 इंटू 5√5 का होल स्क्वायर माइनस सर ये हो जाएगा 200 इंटू 5√5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना सर, 5√5 का होल स्क्वायर कॉमन लेकर बाहर निकाल लूंगा, ये हो जाएगा 5√5, बाहर निकाल लिया, ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 300 स्क्वायर माइनस 200 स्क्वायर का अंडर रूट। अब ये हो जाएगा 5√5 इंटू सर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी हो जाएगा सर 500 और a माइनस बी हो जाएगा सर 100। यानी सर ये जो h हाइट है ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, h की वैल्यू है सर 5√5 इंटू सर अंडर रूट 100 कितना हो जाएगा 10, सर अंडर रूट 500 कितना होगा सर, अंडर रूट 5 इंटू 10 कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 5 इंटू 5 यानी 25 इंटू 10 इंटू 10 100 यानी 2500 मीटर। यानी बच्चे ऑप्शन डी मेरे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। बोलो क्या क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया। तो एक बहुत सिंपल सा यहाँ पे जो फंडा लग रहा था वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का लग रहा था, ठीक है। और अगर ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पता है तो बाकी ये सारी चीजें मैथमेटिकल हैं। बोलो एग्री। चलो अब इसके अलावा एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, साउंड पे है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है रिफर टू ग्राफ गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड वेव इज लो पिच्ड। अब देखना पिच, मैं आपको ये हर बार बोलता हूं कि पिच जो है ओनली डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, है ना। और साउंड की फ्रीक्वेंसी की अगर बात करूं तो साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है 1/t, जहां t क्या है सर, टाइम पीरियड ऑफ साउंड वेव। अगर मैं हाई पिच की बात करूं, सॉरी यहां पे खैर लो पिच बोल रहा है, तो अगर मैं लो पिच की बात करूं, लो पिच का मतलब क्या हुआ बच्चे, लो पिच का मतलब सर लो फ्रीक्वेंसी, और लो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ सर, मैक्सिमम टाइम पीरियड, क्योंकि सर जितना टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी उतनी का। अब टाइम पीरियड देख लेता हूं सर सबसे ज्यादा किसकी है, तो आपको यहां पे सबसे ज्यादा टाइम पीरियड किसकी नजर आएगी सर, डब्लू वाले का। देखना डब्लू वाले का सर टाइम पीरियड ज्यादा है, सबसे ज्यादा, क्योंकि डब्लू वाला वेव ये जो है इसका सबसे ज्यादा टाइम पीरियड नजर आ रहा है, बाकी सबका टाइम पीरियड कम है। तो ऑफ कोर्स आंसर मेरे पास डब्लू हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक है स्टार और सोलर सिस्टम का है, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो यहाँ पे एक बार सी ऑप्शन देख लेते हैं, पहला ऑप्शन खैर यहाँ पे देखते हैं, वीनस इज ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। बिल्कुल सही है बच्चे, वीनस मेरा सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, ये इंफॉर्मेशनल बेस्ड है, ठीक है। अच्छा सेकंड ऑप्शन देखते हैं, जुपिटर इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट एज इट हैज अ लार्ज रेड स्पॉट ऑन इट्स सरफेस। नहीं बच्चे, रेड प्लैनेट इसलिए कहते हैं जुपिटर क्योंकि ये सबसे गर्म प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, ठीक है, इस वजह से कहते हैं। तो सेकंड तो ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड देख लेते हैं, रिवॉल्विंग स्पीड ऑफ मरकरी इज हाईएस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट। हाँ बच्चे, मरकरी का जो मेरा रिवॉल्विंग स्पीड है वो सबसे ज्यादा है बाकी सारे प्लैनेट के कंपैरिजन में। फोर्थ ऑप्शन है, मार्स हैज ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ इट्स ओन। ये ऑप्शन भी मेरे पास गलत है बच्चे, नेचुरल सैटेलाइट तो नहीं है, ठीक है, एक नहीं है, बहुत सारे हैं एक्चुअली में मार्स में, ठीक है। सैटर्न इज द लीस्ट डेंस प्लैनेट अमंग ऑफ ऑल प्लैनेट। ये एक आप इंफॉर्मेशन रख लेना कि डेंसिटी ऑफ सैटर्न इज लेस देन वाटर, यानी लेस देन 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। सैटर्न की बच्चे जो डेंसिटी है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से भी कम होती है, तो लीस्ट डेंस है बिल्कुल, यानी ये ऑप्शन 4 भी सही है ना, ऑप्शन से आपका सही हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम न्यूमेरिकल
नेचुरल फिनोमेना का। क्या कह रहा है, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स में हाउ नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट बिकम न्यूट्रल व्हेन समवन टचेस। ठीक है, देखना कोई भी मेरे पास एक चार्ज है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये नेगेटिवली चार्ज है। कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट बिकम न्यूट्रल व्हेन समवन टचेस, जब मैं इसे टच करता हूं तो ये क्या हो जाता है बच्चे, न्यूट्रल हो जाता है। कैसे न्यूट्रल होता है, क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ पे जो एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है, मान लो मैंने इसको टच करा दिया ग्राउंड से, ठीक है, किससे टच करवा दिया सर, ग्राउंड से टच करा दिया, तो यहाँ पे जो बच्चे एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, क्या है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, वो यहां से फ्लो करके ग्राउंड पे जाते हैं। तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन जो भी हैं वो अगर फ्लो कर गए तो जो यहां पे पहले जितने न्यूट्रॉन थे और प्रोटॉन थे तो अभी उतनी हो जाएंगे, यानी ये कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो बच्चे मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगता है। बस इतना सा कहानी था। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ये भी है, लाइट का है। कह रहा है द गिवन फिगर शोज अ रे ऑफ लाइट डायरेक्ट ऑन टू द प्लेन मिरर एट एंगल 45 डिग्री एंगल पे, ये वाले एंगल पे लाइट इंसिडेंट करा रहा है जब प्लेन मिरर इस तरह से था। अब कह रहा है द मिरर इज रोटेटेड किस डायरेक्शन में सर, एंटी क्लॉकवाइज 20 डिग्री के अबाउट मूव करा दिया है। द न्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन जो है न्यू एंगल का वो कितना होगा, एक बार देख लेते हैं। यहां पे देखना कि सर जब इनिशियली मेरे पास ये था तो लाइट आया, सर ये मेरे पास नॉर्मल है। आपको ये भी पता है कि सर जब इंसिडेंट रे किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है तो सर ये नॉर्मल से जो एंगल बनाता है, अभी एंगल बनाना है 45, तो ये जो रिफ्लेक्टिंग एंगल है, रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाएगा वो भी उतना ही बनाएगा। तो इनिशियल तो 45 बना रहा था, बट ये कितना रोटेट हुआ, 20 डिग्री। अब देखना बच्चे 20 डिग्री रोटेट होने का मतलब क्या हुआ, ये मान लो मिरर था और ये उस पर नॉर्मल था। अगर मैं मिरर को 20 डिग्री रोटेट किया, 20 डिग्री तो नॉर्मल भी तो 20 डिग्री रोटेट होगा। तो बच्चे यहां पे आप ध्यान से देखना, जब मैंने मिरर को 20 डिग्री क्या किया बच्चे, रोटेट किया, तो ये नॉर्मल भी बच्चे क्या 20 डिग्री रोटेट होगा। तो यहां पे आप देखो कि सर पहले नॉर्मल कैसा था, जो नॉर्मल ओल्ड था वो ऐसा था, अब जो न्यू नॉर्मल होगा वो क्या 20 डिग्री रोटेट हो गया होगा बच्चे, बोलो बिल्कुल बात सही है भाई। अगर मिरर को 20 डिग्री घुमाओगे तो नॉर्मल भी रोटेट हो जाएगा 20 डिग्री से। तो सर यहां पे जो लाइट रिफ्लेक्ट हुआ, ये लाइट, अब यहां पे देखना नॉर्मल से ये इंसिडेंट एंगल कितना होगा, सर ये पहले पूरा का पूरा 45 डिग्री था, 20 मूव हो गया तो ये एंगल हो जाएगा 45 माइनस 20, यानी कितना हो जाएगा 25 डिग्री। और अब जो नया इंसिडेंट एंगल होगा क्या वही सर रिफ्लेक्टिंग एंगल का भी इंसिडेंट होगा। अब जो रिफ्लेक्टेड रे है वो सर ये वाला होगा, वो नॉर्मल से जो एंगल बना रहा होगा यही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सर इंसिडेंट एंगल के बराबर होगा जो कि होगा सर 25 डिग्री के ही। समझ में आया, तो ऑप्शन सी मेरे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है, चलो अब अचीवर सेक्शन पे आते हैं। अचीवर सेक्शन हर क्वेश्चन 3 नंबर्स का होता है, राइट। तो एक 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, बड़े अच्छे क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करते हैं। खैर वर्क पावर एनर्जी का, और आप लोग बहुत अच्छे से समझे भी वो हो गए। क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं समझाने की कोशिश करता हूं। कह रहा है कि स्मॉल ब्लॉक जिसका मास कितना है बच्चे, मास 1 kg है, ठीक है, मूव्स फ्रिक्शनलेस सरफेस, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ऑन इंक्लाइंड प्लेन में एज शोन इन फिगर, द एंगल ऑफ इंसिडेंट सडनली चेंज, पहले इंसिडेंट एंगल कितना है सर 60 है, सडनली कितना चेंज हो गया सर 30 डिग्री हो गया एट पॉइंट क्यू पर। द ब्लॉक इज इनिशियली एट रेस्ट, ये ब्लॉक इनिशियली कैसा था सर, रेस्ट पे था। बोलो ये भी बात बिल्कुल सही है। कह रहा है कि अज्यूम दैट देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी फॉर कोलिजन बिटवीन द ब्लॉक एंड इंक्लाइन, जब ब्लॉक और इंक्लाइन क्यू पॉइंट पे कोलाइड थोड़ा सा करेगा उसकी वजह से कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा। ये बेसिकली हम क्वेश्चन में कह रहे हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट पॉइंट क्यू इमीडिएटली बिफोर इट स्ट्राइक द सेकेंड इंक्लाइन इज, जब सेकेंड इंक्लाइन से इंक्लाइन कर रहा है तो बेसिकली इसके पास कितना वेलोसिटी है। तो ध्यान से देखना सर, जब ब्लॉक P से कहां तक पहुंचा, ब्लॉक Q तक पहुंचा, ठीक है, तो इसके पास सर कुछ वेलोसिटी होगा जो मुझे नहीं पता है,
ठीक है। अच्छा ये देखना, ये कितना है, 3 मीटर है, राइट। तो जब ब्लॉक इससे टकरा रहा है तो मुझे वेलोसिटी बेसिकली फाइंड आउट करनी है। अच्छा यहाँ पे ये √3 मीटर है और ये भी मेरे पास 3√3 मीटर है, राइट। अब देखना, आपने वर्क पावर एनर्जी का एक फंडामेंटल चीज पढ़ा है, क्या पढ़ा हुआ है कि सर वर्क डन ड्यू टू नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन सर काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो सर जब ये पॉइंट P से पॉइंट Q तक ये ऑब्जेक्ट पहुंच रहा है तो देखना इस पे कौन कौन से फोर्सेज लग रहे होंगे, एक बार देख लेते हैं। तो सर यहाँ पे अगर मैं इस पे फोर्सेज देखूं तो ये देखना, ये है एंगल 60 डिग्री, ये एंगल होगा आपके, सॉरी ये डिस्टेंस है √3 मीटर, ये हाइट मैं h मान लेता हूं, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर जिसका मास 1 kg है और इनिशियल स्पीड है 0। जब ये सर यहाँ पे पहुंच रहा है तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है जो मुझे निकालना है। अब ध्यान से देखना, एक चीज है, आपको एक चीज पता है बच्चे, एंगल, ठीक है। ये अगर √3 है, ये h है, तो h की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन से एक चीज तो मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं सर, tan 60 जो होता है वो इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर हाइट अपॉन बेस, यानी h अपॉन √3। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, √3 इंटू tan 60। tan 60 की वैल्यू मैं आपको बता रहा हूं कितना होता है सर, tan 60 होता है √3, यानी h की वैल्यू हो जाएगी 3 मीटर। ये जो हाइट है ये हो जाएगा 3 मीटर। अब सर इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं उस पे देख लेते हैं। सर एक फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स mg और एक फोर्स लगेगा बच्चे नॉर्मल, केवल क्या लगेगा, नॉर्मल। तो वर्क डन ड्यू टू नेट फोर्स क्या हो जाएगा, वर्क डन ड्यू टू mg फोर्स प्लस वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल फोर्स, ये चेंज हो जाएगा सर काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब देखना बच्चे, ये जो मूव कर रहा है बच्चे इस डायरेक्शन में मूव किया है। अब देखना, ये जो डिस्प्लेसमेंट है और नॉर्मल ये परपेंडिकुलर है, तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होते हैं तो उसके वजह से वर्क डन होता है 0। तो बच्चे यहां पे मैं लिख सकता हूं इससे कि वर्क डन ड्यू टू mg इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ke फाइनल माइनस ke इनिशियल। अब mg के वजह से वर्क डन देखना, सर mg के वजह से वर्क डन, ये mg फोर्स नीचे है और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है सर, 3 मीटर आ रहा है, 3 मीटर आ रहा है। तो आपको एक चीज और पता चल गया कि सर mgh वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स mgh हो जाएगा, प्लस का होगा या माइनस का, प्लस का, क्योंकि फोर्स भी नीचे है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है। तो mgh के फाइनल हो जाएगा सर हाफ mv² माइनस 0, क्योंकि इनिशियल तो रेस्ट पे था तो 0 ही होगा, m से m कट जाएगा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं बच्चे, v² की वैल्यू √2gh, यहां पे सॉरी v² नहीं v की वैल्यू, तो v की वैल्यू हो जाएगी √2g की वैल्यू 10, h की वैल्यू कितनी है सर 3 है, कितना आ जाएगा √60 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर मेरे पास ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। बोलो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? चलो इसी तरह से किसका दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है समझना। सर वो भी यही क्वेश्चन कर रहा है बट उसमें क्या कह रहा है समझना। अ स्मॉल ब्लॉक मास 1 kg, सर 1 kg का एक स्मॉल ब्लॉक था, ये मेरे पास ऑफ कोर्स √3 मीटर है और ये भी मेरे पास 3√3 मीटर है। तो कह रहा है फ्रिक्शनलेस सरफेस पे इंक्लाइन प्लेन में रुक रहा है जहां एंगल ये 60 डिग्री है 30 डिग्री एट पॉइंट क्यू, एट रेस्ट पॉइंट P पर रेस्ट पर था इनिशियली और कोलाइजन के टाइम पे कोई भी लॉसेज एनर्जी की नहीं हो रही है। अब क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ ब्लॉक एट पॉइंट R इमीडिएटली व्हेन इट लीव द सेकेंड इंक्लाइन प्लेन। पॉइंट R पे जब ये ब्लॉक पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये पता करना। अब ये भी बिल्कुल वर्क पावर एनर्जी का सिस्टम है, आप सबको पता है वर्क डन ड्यू टू नेट फोर्स ये कितना होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। अब इस पे वर्क डन कौन कौन करेगा समझना। सर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो थोड़ा सा, तो पहले मैं हाइट निकाल लेता हूँ। बच्चे ये हाइट निकाला जा सकता है क्या? हाँ सर, ये हाइट, ये डिस्टेंस मुझे कितना दिया है, √3 मीटर दिया है। तो ये हाइट अगर मैं h1 ले लूँ तो h1 आप कैसे निकालोगे? सर आप tan 60 लिखो। tan 60 क्या होता है बच्चे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में tan 60 की वैल्यू होती है रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर हाइट अपॉन बेस, यानी h1 डिवाइडेड बाई √3। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो h1 अपॉन √3 हो गया। तो यहां से जो h1 की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी सर? 3 मीटर आ जाएगी।
अब इसी तरह बच्चे ये हाइट जो h2 है उसको अगर निकाल लें तो देखना ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बेस 3√3 है और ये हाइट h2 है, तो फिर से tan 30 लिख लेता हूं। तो tan 30 कितना हो जाएगा सर, हाइट जो कि है h2 डिवाइड बाई बेस जो कि है 3√3। अब tan 30 कितना होता है सर, 1/√3 होता है, इक्वल टू h2 डिवाइड बाई 3√3। √3 से √3 कट गया, h2 की वैल्यू 3 मीटर फिर से आ गया, यानी h2 भी कितना है सर 3 मीटर और h1 भी कितना है सर 3 मीटर। बोलो क्या ये कहानी यहां तक क्लियर है? अब सर यहां पे देखना, जब इनिशियली टाइम पे रुका हुआ है तो सर इनिशियली वेलोसिटी इसकी 0 होगी, और इस पे अगर नेट ग्रेविटेशन फोर्स देखोगे ना कौन कौन सा लग रहा होगा, एक ग्रेविटेशन फोर्स mg लग रहा होगा और यहाँ एक नॉर्मल लग रहा होगा। जब ये ब्लॉक यहाँ पे पहुंचेगा तो भी ग्रेविटेशन सर डाउनवर्ड ही लगेगा, बट नॉर्मल अभी भी परपेंडिकुलर होगा। तो बच्चे जब ये यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ गया तो देखना सर नॉर्मल तो हमेशा इसके डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर आ रहा है। तो अगर मैं यहां से आपसे ये कह दूं वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल फोर्स, ये कितना 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि सर नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर है किसके सर, डिस्प्लेसमेंट के। अब सर वर्क डन इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, तो नेट वर्क डन किसके वजह से होगा सर, ग्रेविटेशन फोर्स के वजह से, नॉर्मल के वजह से, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नॉर्मल फोर्स के वजह से वर्क डन तो 0 ही आ गया। अब ग्रेविटेशन फोर्स के वजह से वर्क डन कितना होगा सर, ग्रेविटी लग रहा है नीचे और P से जब R गया तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ h1 प्लस h2। तो सर ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से वर्क डन होगा mg h1 प्लस h2। सर पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स भी है और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है। P से R डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है mg और P से R डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है h1 प्लस h2। ये किसके होगा सर, काइनेटिक एनर्जी में चेंज के फाइनल है हाफ mv² माइनस के इनिशियल है 0। तो यहां से अगर मैं सॉल्यूशन देखूं तो ये हो जाएगा सर mg h1 प्लस h2 हो जाएगा 3 प्लस 3 इज इक्वल टू हाफ mv²। सर m से m कट गया, तो यहां से बच्चे v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी √2g इंटू 6, यानी कितना आ जाएगा √120 मीटर पर सेकेंड। Speed of black at point R immediately before it leave the second inclined is। यहाँ पे एक्चुअली इसकी काइनेटिक एनर्जी यार बच्चे पूछा होगा, ठीक है, ये स्पीड नहीं पूछा होगा। एक बार काइनेटिक एनर्जी निकाल लेता हूँ। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगा सर हाफ मास इंटू v²। हाफ m की वैल्यू कितनी है 1, v² कितना होगा 120, ये कितना आ जाएगा 60 जूल आ जाएगा। तो द स्पीड ऑफ ब्लॉक एट पॉइंट आर नहीं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक पूछा है। ये क्या लिख लेना आप लोग, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट पॉइंट आर पे काइनेटिक एनर्जी बिफोर इट लीव्स द सेकेंड इंक्लाइन को जब लीव कर रहा है, यानी पॉइंट आर पे काइनेटिक एनर्जी, यानी वेलोसिटी नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी 60 जूल आ जाएगी, सिंपल सा कहानी। तो ऑप्शन बी मेरे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सारी चीजें काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर आपको और भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस साइट पे विजिट कर सकते हैं, जो कि लिंक आपको प्रोवाइडेड होगा। और आप बच्चे बाकी कोई भी क्वेश्चन के लिए फेसबुक, इंस्टा, बहुत सारी चीजें हैं, तो आप वहां में हमारे पेज पे जा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो पेपर है उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, सारी चीज एनालिसिस कर रही होंगी। ठीक है, सो आई होप कि आप लोग इस साल भी पेपर में काफी अच्छा करेंगे। तो ऑल द बेस्ट बच्चे, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।